गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपना पहला चैप्टर देख रहे हैं, क्लास 4 और 5 का जो पहला चैप्टर है भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है? जो भी हम लोग अपने मुख से ध्वनियाँ उच्चारित करते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं, वो जो भी वर्ण निकलते हैं हमारे मुख से, वह एक भाषा है। इसे समझता कौन है? जो उन ध्वनियों को जानते हैं। हमने बोला वा, खा, गा, जो भी हमने बोला ये ध्वनियाँ निकली हैं, जो भी लोग इन ध्वनियों से परिचित हैं वो ये जान जाएंगे कि इस लड़के ने या इस बच्चे ने हिंदी के व्यंजन के स्वर उच्चारित किए हैं। जब इन स्वरों को हम एक निश्चित क्रम में रख देते हैं, जो वर्ण है हमारे इनको एक निश्चित क्रम में रखते हैं, तो वो एक शब्द बनते हैं और इन्हीं शब्दों को हम समझते हैं, उनका अर्थ निकालते हैं और उसी से ही भाषा का निर्माण होता है। तो आइए जानते हैं भाषा क्या है, किसे कहते हैं। हेडिंग हमारी भाषा। भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव विचारों को दूसरे के सम्मुख प्रकट करता है और दूसरे के भाव या विचारों को स्वयं समझता है। हमने आपसे कहा क्या आपने नाश्ता कर लिया है? तो आप हिंदी जानते हैं और जो हमने ध्वनियाँ निकली मेरे मुंह से उन सारे वर्ण को आप जानते हैं, तो आपने हमारी ये बात समझ ली। सर ने हमसे पूछा है क्या हमने नाश्ता कर लिया है, तो आप हाँ या ना में उत्तर देंगे। अच्छी बात है, आगे देखते हैं। भाषा के रूप। सबसे पहले तो ये समझ गए कि भाषा क्या है? जो हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का, एक दूसरे के सामने अपने विचारों को प्रस्तुत करने का एक साधन है। भाषा के रूप कितने हैं? जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें भाषा के 2 रूप दिए गए हैं, लिखित और मौखिक। लेकिन भाषा का एक रूप और होता है सांकेतिक भाषा, जो कि ग्रामर हमारी व्याकरण इसे मान्यता नहीं देती है। जो इस भाषा का उपयोग वे लोग करते हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति सांकेतिक भाषा का भी उपयोग करते हैं। हम तीनों भाषाओं के बारे में जानेंगे, लेकिन जो हमारी पाठ्य पुस्तक में 2 भेद हैं, पहले हम उनकी बात करेंगे। नंबर 1 है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो हमने लिख रखा है, नोट्स बनाया है, ये लिखित भाषा है। लेकिन मैं आपसे जो बातचीत कर रहा हूँ, वार्तालाप कर रहा हूँ, ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ मौखिक भाषा है। जब इसे आप सुनते हैं, सुन रहे हैं, वो मौखिक भाषा है। जैसे कहानी सुनना, रेडियो पे समाचार सुनते हैं हम लोग, वाद विवाद करना, भाषण देना, ये सब क्या है? मौखिक भाषा के उदाहरण है। अगला हमारा रूप है लिखित भाषा। देख लेते हैं परिभाषा एक बार। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे फोन पर बातचीत करना, वाद विवाद, कहानी सुनना, भाषण देना आदि। अगला देखिए लिखित भाषा। अगला उदाहरण है हमारा लिखित भाषा। जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। नोट्स लिखना, पत्र लिखना, कहानी लिखना, उपन्यास लिखना आदि इसके उदाहरण हैं। हम भाषाओं के अन्य रूप के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं। हमारा भाषा का एक और भेद था सांकेतिक भाषा। लिखा नहीं है हमने, क्योंकि हमारी हिंदी व्याकरण से मान्यता नहीं देती, किताब में भी नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। हम जानेंगे कि सांकेतिक भाषा वह भाषा है जिस पर मनुष्य अपने इशारों द्वारा अपनी बात को कहता है। मान लीजिए हमने भूख लगी है, इशारा हुआ खाने का, ये पानी प्यास लगी है, इशारा हो गया पीने का। हम सुन नहीं सकते तो हमने कहा सुनाई नहीं दे रहा, बोल नहीं सकते तो मतलब वो समझ गया सामने वाला, बोल नहीं सकता। आपके सामने जब आप क्लास में ज्यादा शोर कर रहे होते तो कोई टीचर आपसे आपको कहता है तो आप जानते हैं कि हाँ हमें शांत रहने के लिए कहा गया है। आपसे कहा जाता है तो आप समझ जाते हैं हमें खड़े होने के लिए कहा गया है। इस तरीके से ये जो भाषा हमारी, ये सांकेतिक भाषा होती है। अब देखते हैं भाषा के अन्य रूप। आइए देखते हैं। हम भाषा के अन्य रूपों की बात बाद में करते हैं। पहले जो हमारा
भाषा से लिखित बातचीत वो देख लेते हैं। पहले था हमारा मौखिक भाषा और लिखित भाषा। हमने आपको दोनों बताई, मौखिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है। अब जान लेते हैं कि लिखित भाषा की जरूरत क्या है। जब मौखिक भाषा है तो लिखित भाषा की जरूरत क्या है। मान लीजिए हमने आपसे कोई बात कही, कुछ समझाया, आप कहते हैं कि आपको वो चीज़ समझ नहीं आई, तो वो चीज़ हम आपको जब दोबारा समझाएंगे या एक्सप्लेन करेंगे तो निश्चित है हमारे शब्दों में परिवर्तन हो चुका होगा। हम आपको कुछ नए शब्दों के द्वारा समझा रहे होंगे। तीसरी बार जब समझाएंगे तो फिर कुछ शब्दों का बदलाव होगा, चौथी बार समझाएंगे तो फिर कुछ शब्दों का बदलाव होगा। मतलब कि मौखिक भाषा स्थिर नहीं रहती। लेकिन जब हम बात करते हैं लिखित भाषा की तो इसके यही एक गुण है इसका कि लिखित भाषा सदैव स्थिर रहती है, अब परिवर्तनशील रहती है, कभी बदलती नहीं है। और सबसे बड़ा रीजन कि अगर लिखित भाषा ना होती तो हम अपना प्राचीन इतिहास, प्राचीन साहित्य को जानने से वंचित रह जाते, उसे सीख नहीं पाते। अब हम बात करते हैं भाषा के अन्य रूप की। तो भाषा के जो अन्य रूप हैं, कई रूप होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा। लेकिन हमारी पुस्तक में जो रूप दिए गए हैं वो सिर्फ 2 ही रूप दिए गए हैं, जिसमें से नंबर 1 है हमारा मातृभाषा और दूसरा है राष्ट्रभाषा। मातृभाषा क्या होता है? मातृभाषा वह रूप है जो बच्चा, बालक अपने जन्म से परिवार में जो भाषा सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। आइए एक बार परिभाषा देख लेते हैं। मातृभाषा 2 प्रकार है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, जो कि हमारी पुस्तक में दिए गए अकॉर्डिंग टू बुक। हमारे सिर्फ 2 ही रूप हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा। देख लेते हैं। मातृभाषा बालक जो अपने परिवार से सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं, जो भाषा अपने परिवार से सीखता है। जैसे हम सब अपने परिवार से क्या सीखते हैं? हिंदी की भाषा सीख रहे हैं। हमारी माता जी, बुआ, पिताजी हमें कौन सी भाषा सिखाते हैं? हिंदी सीख रहे हैं हम लोग। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा वह भाषा जो बोलचाल में इतनी ज्यादा प्रचलित हो जाती है कि देश का प्रत्येक नागरिक उसे बोलता रहता है। यानी हम कह सकते हैं किसी देश के अधिकांश भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। ऐसा हमारी किताब में डेफिनेशन नहीं है। किताब में डेफिनेशन है कि जब कोई भाषा विकसित होते होते इस स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोग इस भाषा में व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन यह परिभाषा ठीक है, आप ये भी याद कर सकते हैं, लेकिन सरल परिभाषा आपको हमने दी है कि देश के अधिकांश भूभाग पर बोली और समझे जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। एक भाषा और है जो हमारी होती है क्षेत्रीय बोली, वो हमारे क्षेत्र के हिसाब से बोली जाती है। कहाँ कौन सा परिवर्तन आ गया, हमारे हिंदी में अनेक जगह लोग अपने अपने हिसाब से परिवर्तन कर लेते हैं बोलियों में। जैसे राजस्थान की तरफ चले जाइए तो राजस्थानी हिंदी, मथुरा साइड चले जाइए तो ब्रज भाषा मिल जाएगी, होती हिंदी का ही रूप है। अवध साइड चले जाइए तो अवधी भाषा मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप दिल्ली के क्षेत्र की तरफ चले आए, दिल्ली से कुछ पहले तक, तो आपको कन्नौजी सुनने को मिल जाएगी अधिक से अधिक मात्रा में। तो ये भाषा के अन्य रूप होते हैं। एक रूप और आता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा का मतलब होता है विश्व में जिस भाषा को सर्वाधिक रूप से जाना जाता है, जिस पर कार्य किया जाता है। तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी भाषा है? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, अंग्रेजी भाषा हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। प्रादेशिक भाषा वह भाषा जो हमारे प्रदेश में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हिंदी में आ गए, नागालैंड चले जाइए, बेंगलुरु, वहाँ पे अंग्रेजी में कार्य होता है, ठीक है। कश्मीर में आ जाइए तो उर्दू भाषा आ जाएगी, फारसी में वो हो जाएगा। इस तरीके से अपने प्रदेश की अलग अलग भाषाएं हैं। लेकिन आप पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाएं तो निश्चित है आपको हिंदी जानने, सुनने और काम करने के वाले मिल ही जाएंगे। इसलिए हिंदी हमारे हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा, हमारे देश की। अगली बात करते हैं बोली। बोली क्या है? भाषा का क्षेत्रीय रूप। जब हम बात किसी भाषा का विकसित होते होते इतना अधिक प्रभाव बढ़ जाता है कि हर क्षेत्र में उसका अलग अलग प्रयोग होने लगता है। जैसे कि अभी आपको हमने बताया, मान लीजिए आप शहर में हैं तो आपको बोला जाएगा बॉयज या गर्ल्स। गांव चले जाइए लड़की लड़का होगा, या मैनपुरी साइड चले जाइए वहाँ पे मोड़ी, मोड़ा, इस तरीके से शब्द बोले जाते हैं। मतलब एक ही है शब्द का,
लड़की या लड़के से, लेकिन उनके अपने क्षेत्र के हिसाब से वो शब्द अलग अलग हो जाते हैं। कोई लल्ला भी कह देता है, मान लीजिए जैसे अब हम लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ बर्तन बोला जाता है, ठीक है, कहीं चले जाइए तो कह देंगे कटोरी को बिलिया ले आओ जाके, या लोटा, जैसे हमारे पानी पीने के लिए कोई बर्तन होता है वो लोटा हो गया, खुरपा ले आओ। इस तरीके से क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं और उसी हिसाब से हमारी हिंदी भी ढल जाती है। कहते हैं कोश कोश पर बदले पानी और चार कोश पर वाणी, ऐसा हमारी हिंदी में कहावत है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा लिपि। क्या होता है लिपि? भाषा को जो हम लिखते हैं, जो वर्णमाला हमने सीखी है, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्वी दीर्घी, जो भी हमने सीखा है, ये हमारी भाषा को लिखने के लिए सबसे बड़ी संपदा है। इसे ही हम भाषा की संपदा या संपत्ति कह सकते हैं। भाषा को लिखने के लिए जो ढंग या जो अक्षर निर्धारित किए गए हैं उन्हें ही हम लिपि कहते हैं। परिभाषा देख लें, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जो भी हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमें लिखना है कलम, तो हम पहले का कबूतर बनाएंगे, फिर ला और फिर माँ, तो ये जब तीनों वर्ण मिल गए तो हमारा एक शब्द बना कलम। भाषा है, लिखा है, इस लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। आगे देखते हैं, हिंदी, संस्कृत और मराठी की लिपि है देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, उर्दू की फारसी या अरबी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। इस तरीके से प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है, उनके लिखने का तरीका अलग होता है। आगे देखेंगे हम लोग अब व्याकरण। व्याकरण क्या है देखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के माध्यम से ही व्याकरण ही भाषा के लिए नियम बनाता है। अब जैसे मान लीजिए लिखा है मोहन खाना खाती है, तो क्या ये सही वाक्य है? नहीं। आप कहेंगे नहीं सर ये सही नहीं है, मोहन खाना खाता है ये शुद्ध वाक्य है, खाती ठीक नहीं है। लड़की खाना खाता है, तो ये क्या है, क्या सही है या गलत है? तो आप कहेंगे नहीं सर गलत है, यहाँ पर खाता की जगह खाती होगा कि लड़की खाना खाती है। मोहन कूद रही है, क्या ये सही है? नहीं। राधा कूद रही है, ये सही है। मोहन कूद रहा है, ये सही है। मोहन के साथ रही नहीं लगेगा और राधा के साथ रहा नहीं होगा। इस तरीके से ये जो अशुद्धियां हैं हमें किसके द्वारा पता चलती हैं? व्याकरण के द्वारा। व्याकरण ही भाषा को सीखने में सहायता करता है और उसके द्वारा ही भाषा के शुद्ध रूप को जानते, पहचानते, बोलते और सीखते हैं। तो हमने परिभाषा सीखी। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं। आइए देखते हैं कि भाषा और व्याकरण में संबंध क्या है। अच्छा ये बताइए, पहले नियम बनता है या पहले भाषा बनती है? सोचिए, बताइए। पहले भाषा बनती है, उसके बाद नियम आता है। याद रखें, हमेशा पूछा जाता है कि भाषा या नियम कौन है पहले? तो पहले भाषा बनती है, उसके लिए नियम बाद में व्याकरण द्वारा निर्मित किया जाता है। देखते हैं क्या क्या संबंध है। व्याकरण भाषा को एक निश्चित सीमा में बांधता है। एक निश्चित शब्द समूह की सीमा में व्याकरण ही भाषा को निर्धारित करता है, उसे बांधता है। व्याकरण ही भाषा के लिए नियम बनाता है और समय के अनुसार जब भाषा में परिवर्तन होता है तो वह नियमों की समीक्षा करके, यानी उसके बारे में विचार करके उसे भी परिवर्तित करता है। आपको हमने पहले भी एक लाइन लिखाई है कि भाषा संवरा हुआ रूप व्याकरण द्वारा ही प्राप्त करती है, यानी व्याकरण ही भाषा को संवरा हुआ रूप प्रदान करता है। जब लिमिटेड होगी कोई चीज़, किसी पर रोक लगेगी तो निश्चित है वह सही क्रम से, सही ढंग से व्यवस्थित होकर आपके सम्मुख उपस्थित होगी। तो आइए देखते हैं आगे अगला क्या है। अगला आ गया हमारा व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग हैं? व्याकरण के 3 अंग हैं।
वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो पहला है हमारा वर्ण विचार। आइए देखते हैं कि वर्ण विचार क्या होता है। इसके अंतर्गत वर्णों के भेद, उच्चारण, संयोग की रीति आदि पर विचार करते हैं। मतलब पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं वर्ण क्या है, कहाँ से उनका हम उच्चारण करते हैं, कंठ से, मूर्धा से, दंत से, या कहाँ से। आपको हमने बताया इसके चैप्टर 3 में आप देखेंगे। तो हम इन सब के विषय में चर्चा करते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला हमारा है शब्द विचार। शब्द विचार क्या है? इसके अंतर्गत शब्द के भेद, रूप, उनकी उत्पत्ति आदि के बारे में चर्चा करते हैं। कहने का मतलब हम ये पता करते हैं शब्द तद्भव है, तत्सम है, किस आधार पर ये शब्द यहाँ पर आया है, कैसा शब्द है, एकार्थी है, अनेकार्थी आदि के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला है हमारा लास्ट जो भेद बचा है वह है वाक्य विचार। अभी हम लोगों ने शब्द विचार पढ़ा, वर्ण विचार पढ़ा, और अब वाक्य विचार जो है इसके अंतर्गत क्या सीखते हैं हम लोग? इसके अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाक्य के बारे में, तो सेम यहाँ पर भी वही हम लोग पढ़ते हैं वाक्य के बारे में। लिखा कि मोहन गीत गा रहा है, तो मोहन क्या है? सब्जेक्ट यानी उद्देश्य, गा रहा है ये क्या है? विधेय यानी प्रेडिकेट पार्ट। ठीक, विराम चिन्ह, पूर्ण विराम लगा है, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह या योजक चिन्ह कहाँ पे लगना आदि, इसके बारे में हम इस वाक्य विचार के अंतर्गत चर्चा करते हैं और जानते हैं। आगे जब पाठ पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे और सीखेंगे। आपका ये पाठ क्लास 4 और 5 के लिए ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट करें, पूछें, व्हाट्सएप क्लास पे पूछें। बिल्कुल शर्माने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप पूछेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे। और अगर आपको चैप्टर समझ आ गया है तो फिर अब आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है।